आप सभी की। चलिए करिए सर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई बड़ा सीधा सा बात है। कहते हैं मकान तथा दुकान में प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ। प्रत्येक को 1-1 लाख में बेचा मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? लॉस होगा। ऐसे क्वेश्चन में बताया ओवरऑल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लॉस होगा। कितने का? एक्स स्क्वायर बाई 100% का। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? 20 का और 400/100 यानी 4% का लॉस, और 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ओवरऑल सीपी अगर 25 यूनिट है तो उसे जो लॉस हो रहा होगा कुल मिला के ओवरऑल वो हो रहा होगा 1 यूनिट का। तो उसका जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा? 24 यूनिट। ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा 24 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों चीजें उसने कुल मिला के 1-1 लाख की बेची, नहीं दोनों चीजें कितने बेची? 2 लाख की। तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 लाख को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/24 काटोगे तो 1/12, तो यानी से कुल मिला के 1/12 लाख का लॉस हो रहा होगा। लॉस ऑफ रुपीज 1/12 लाख। ये तो हो गया था ना शायद, ऐसा ही कर। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है? टाइप वही है कि सेलिंग प्राइस सेम है, बस जो थोड़ा सा घुमाव है कैलकुलेशन का वो दिक्कत देगा यहाँ आपको कि सवाल में ये पूछा है कि कहाँ पे तो कहीं तो प्रॉफिट जो है वो सीपी पे कैलकुलेट किया जा रहा है, कहीं प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आप एक बार सवाल पढ़िए, फिर मैं कुछ कुछ मेन पॉइंट आपको हाईलाइट करता हूँ। सिंटू भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास देखें, जब समय मिले तब देखें। सुधीर भाई कह रहे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। मेरे बेटा लैंग्वेज को समझने के लिए 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब आएगी। देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को, कहानी को समझिए। कह रहा है वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। कहता है एक अपने लागत मूल्य पर जोड़ता है तो दूसरा विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, इस लाइन को पढ़िए, जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, कहता है व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर दी सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक 20%, दोनों को ही 20% प्रॉफिट का दावा किया जाता है दोनों का। तो मेरे बच्चे दो बिजनेसमैन है ए और बी, खरीदा बेचा मूल्य। कह रहा है जी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों को 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5, यानी पहले वाले ने कोई चीज़ 5 में खरीदी तो एक का लाभ बेचा कितने में? 6 में, और दूसरे वाले ने कोई चीज़ 5 में बेची है तो एक का लाभ तो खरीदी कितने में होगी? 4। आपका ये क्या किया? ये ऐसे किया कि इसने तो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया मान लो सीपी पे, तो ये अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा एसपी पे, यानी एसपी 5 होगा तो उसका एक भाग प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट होगा 5 में से 4। बस इतनी बात समझ लीजिए। अब सवाल में कह रहा है दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट सेम है ना, सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसे 5 से गुना करो, इसे 6 से, इसका फायदा सेम हो गया सर। तो इधर भी 5 से, इधर भी 5 से, इधर 6 से तो इधर भी 6 से। हाँ जी। अब कह रहा है दोनों का लाभ का अंतर 85 है, तो मेरे भाई पहले वाले को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 यूनिट का, दूसरे वाले को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 का, तो दोनों में डिफरेंस कितना? 6-5 का डिफरेंस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 85 को, 1 यूनिट की वैल्यू 85। तो कहता है हर एक का विक्रय मूल्य बताइए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ई का मतलब ईच कितना भैया? 30 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू 85, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी? 0 3 5 15 3 8 24 और 1 25, तो मेरे भाई 2550 रुपये मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर। हाँ जी आइए पहले पढ़िए फिर समझा। कहता है ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे, तो बी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर, दोनों को 20% ही प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया 20% की फ्रैक्शन 1/5, सेम ही सवाल है। कह रहा है ए करता है सेलिंग प्राइस पे, यानी ए का सेलिंग प्राइस 5 है तो एक का प्रॉफिट है तो खरीदा कितने में होगा? 4। हाँ जी। और बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करता है सीपी पे, तो यानी बी का प्रॉफिट 5 है तो एक का लाभ बेचता कितने में होगा? 6। कह रहा जी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना है, तो इधर 5 से इधर 6 से। अब कहानी को समझो। कहानी ये कह रहा है कि भैया प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये, तो उनके क्रय मूल्यों का अंतर बताओ। तो पहले वाले का सीपी कितना है? 24 यूनिट, दूसरे वाले का सीपी कितना? 25 यूनिट, तो डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और हर एक का जो सेलिंग प्राइस हो कितना है? 30 यूनिट।
तो मेरे प्यारे बच्चों हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 30 यूनिट, जबकि हर एक का सेलिंग प्राइस कितना रखा है 1800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 60 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 रुपये। और यही हमसे पूछा था कि दोनों के कोस्ट का डिफरेंस बताओ, आंसर होता है 60 रुपये, नथिंग एल्स। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बट ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन नहीं आया हुआ। करिए कोशिश, फिर मैं करा रहा हूँ। आइए भाई, मेरे प्यारे बच्चों कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करूंगा और उन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो इस कहानी को सुलटा लेते हैं कि क्यू जो है वो पी का 41 ही 2 के 3% है। ये कहानी क्या है? क्यू जो है वो पी का 41 ही 2 के 3%। इस कहानी को सुलटाते आइए। क्यू जो है वो पी का 41 ही 2 के 3%। क्यू रखते हैं पी, इसकी सही से सोल्व करो, 3 कम 3 और 2 5, 3 चौक 12 बटे 3%। परसेंट का बन गया जी 125 बटे 3, परसेंट का मतलब बटे 100, 25 125 25 चौक 100। तो मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट क्या है कि क्यू जो होगा वो पी इंटू 5 बटे 12 होगा। क्यू जो होगा वो पी इंटू 5 बटे 12 होगा। क्यू जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? पी इंटू 5 बटे 12 होगा। पहले तो इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखिए सवाल कैट लेवल का है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप घबराइए नहीं, इसलिए डाल रहा हूँ। अगली लाइन में कह रहा है, अब फिर से कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे भाई, अब कहानी को समझने का प्रयास करें। कहता है ए एंड बी परचेज एन आर्टिकल एट सेम प्राइस, लेटर ऑन सी परचेज बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस और रुपीज 240 ईच फ्रॉम ए एंड बी। इस पॉइंट को पकड़िए। कहता है ए एंड बी परचेज एन आर्टिकल एट सेम प्राइस, बस यहां तक की लाइन को। ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीदते हैं। इसका मतलब सवाल ये कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। ए और बी दोनों ही आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। यानी अगर इसका कॉस्ट प्राइस x रुपए है तो इसका कॉस्ट प्राइस भी मेरे बच्चों x रुपए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा हूं। अगली लाइन में कह रहा है क्या? लेटर ऑन, बाद में, सी परचेज बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस ऑफ रुपीज 240 ईच फ्रॉम ए एंड बी। कहता है तथा बाद में सी ने ए और बी की वस्तुएं एक समान मूल्य पर प्रत्येक को 240 रुपए में खरीद लेता है। अब कह रहा है सवाल में कि भैया बाद में क्या हुआ? सी ने ये दोनों आर्टिकल खरीद लिए ए और बी से। सी ने ये दोनों आर्टिकल खरीद लिए ए और बी दोनों से, कितने कितने में? 240 240 रुपए। कहता है दोनों का कॉस्ट सेम था और दोनों को खरीदा भी किसने? सी ने। इस आदमी ने खरीदा, उसका नाम सी था, और उसने 240 रुपए के दोनों आर्टिकल खरीदे। बहुत सुंदर जी। फिर अब मेरे बेटे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं यार दो आदमी है ए और बी, दोनों ने एक आर्टिकल 500 रुपए में खरीदा, इसने भी वही आर्टिकल 500 में खरीदा, इसने भी वही आर्टिकल 500 रुपए में खरीदा। ये खरीदने की बात है। जब बेचने की बात आई ना भाई, तो इसने भी मान लो 700 रुपए में बेच दिया आर्टिकल और इसने भी 700 रुपए में बेच दिया आर्टिकल। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर देखिए दोनों ने 500 में खरीदा और दोनों ने 700 में बेच दिया। तो सर कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों का परचेजिंग प्राइस सेम था, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। दोनों का परचेजिंग प्राइस सेम था, दोनों को सेलिंग प्राइस सेम था, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रॉफिट सेम होगा। बिल्कुल सही है। सौविक, अशोक, अंकित, उदित, दीपांशु, दीप्तमिया, प्रॉफिट सेम होगा 200 200। यानी मेरे प्यारे बच्चों दोनों को ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम होगा। मैं लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी सेम, शुड बी सेम। लाभ की मात्रा, लाभ की मात्रा समान होगी, समान होगी। लाभ की मात्रा कहता है जी समान, लाभ की मात्रा नहीं बदलेगी। बहुत सुंदर। फिर अगर मेरे बच्चे लाभ की मात्रा नहीं बदलेगी तो इस बात का स्पष्ट रूप से अर्थ हुआ कि जितना प्रॉफिट यहां होगा उतना ही प्रॉफिट यहां होगा। लेकिन अगर मैं आपको यह कह दूं कि भैया यहां जो मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहा हूं वो सीपी पे कर रहा हूं, बेस्ड ऑन सीपी, यहां मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो कर रहा हूं वो बेस्ड ऑन एसपी कर रहा हूं। अब बताइए दोनों जगह कितना कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो आप कहेंगे भाई यहां आप कह रहे हैं कि 200 का लाभ आपने कमाया किस पे? सीपी पे। तो 100 पे कितना? तो इस हिसाब से आपका प्रॉफिट आ गया 40%। यहां आपने 200 का लाभ कमाया है लेकिन किस पे सर? 700 पे। तो कितना परसेंट बना? तो सर ये बना 28.4/7%, 28.4/7%। तो आप कहेंगे सर दोनों जगह प्रॉफिट परसेंट तो सेम नहीं हुआ, जबकि दोनों जगह प्रॉफिट सेम। बिल्कुल सेम होता अगर दोनों जगह सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया होता है, दोनों जगह एसपी पे कैलकुलेट किया गया होता है। लेकिन एक जगह सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हो, एक जगह एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो सेम रहेगा बट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। कहानी समझी? इस सवाल में मेरे भाई यही बात कह रहा है कि यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है और यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ने सेम रेट में खरीदे, सेम रेट में बेचे। बट कह रहा है कि ए जो है एक का प्रतिशत लाभ पी प्रतिशत और बी का लाभ क्यू प्रतिशत है, क्योंकि बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। कह रहा है बी जो है वो अपने प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन करता है वो किस पे करता है? सेलिंग प्राइस पे।
और ए जो होगा उसके बारे में कुछ नहीं रखा, तो ए जो पी परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है वो कमा रहा होगा अपनी सीपी पे। भाई सामान्य है कि प्रॉफिट जो कमाया जाता है वो सीपी पे कमाया जाता है, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब सीपी पे ही कमाया गया होगा। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई किया कि भाई बी जो है वो अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन एसपी पे कर रहा है, तो एसपी पे मेंशन करेंगे। एक बार जल्दी से इस लाइन को पढ़िए और फिर मुझे खुल के बताइए, कोई दिक्कत डाउट हो तो समझाइए। ये जी एक भाई कह रहा है एसपी सेम कैसे हो गया? देखिए आप लगातार लैंग्वेज को पढ़िए। बाद में सी ने ए और बी की वस्तुएं एक समान मूल्य पर प्रत्येक को 240 रुपए में खरीदी, यानी सी ने ए और बी से दोनों आर्टिकल 240 पे खरीद लिए। हाँ है ना? अब देखिए भाई, ए को जो प्रॉफिट हो रहा है वो पी परसेंट हो रहा है किस पे? एक्स पे, तो एक्स का पी परसेंट प्रॉफिट होगा ए को, बिल्कुल सही। इतना प्रॉफिट होगा ए को, और बी को जो प्रॉफिट होगा वो 240 का क्यू परसेंट होगा। आपने कहा जी हाँ सही है। लेकिन दोनों जगह अगर सीपी सेम है, एसपी सेम है, तो इसका मतलब ये तय हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों जगह अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी सेम होगा, बिल्कुल सही है। अब कटिंग बैठाओगे तो 100 से तो 100 काटा, बिल्कुल। अब मेरे बच्चों हमने कैलकुलेशन की थी यहाँ क्या कि आप क्यू की जगह ये लिख सकते हैं पी इंटू 5/12, क्यू की जगह पी गुना 5/12 लिख सकते हैं। आप क्या ठीक है, क्यू की जगह पी गुना 5/12 लिख देता हूँ, तो एक्स गुना पी 240। क्यू की जगह मैं लिख देता हूँ पी गुना 5/12, 12 दूनी 24, 20, 20 5 100, पी से पी काटा, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 100 रुपये, और एक्स की वैल्यू 100 रुपये आ गई। तो इस बात का स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि दोनों ने जो आर्टिकल खरीदा मेरे बच्चे वो 100 रुपये में खरीदा है, यानी ए ने भी आर्टिकल 100 रुपये में खरीदा है और बी ने भी आर्टिकल 100 ही रुपये में खरीदा है। मैं जानता हूँ कि इसे समझना इतना आसान नहीं है, थोड़ा हिलाने डुलाने वाला सवाल है, तो घबराइए मत। दोनों ने आर्टिकल 100 रुपये में खरीदा मेरे बच्चे। अब अगली लाइन में चलते हैं मेरे बच्चे। अगर दोनों ने आर्टिकल 100 रुपये में खरीदा है और आपको ये सारी कहानी पता चल रही है, तो इसको हटाते हैं। अब ये बताओ, ए ने ये आर्टिकल कितने में खरीदा जी? 100 में। ए ने ये आर्टिकल खरीदा कितने में है? 100 रुपये, और बेचा कितने में है जी? 240 में। तो कितना प्रॉफिट हो गया? तो आप कहेंगे 140 का। तो पी परसेंट की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे पी परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 140 का लाभ हुआ सर 100 पे, तो 100 पे कितना? तो आप कहेंगे 100 पे कोई चीज़ तो परसेंटेज कहलाती है, यानी पी परसेंट की वैल्यू आ गई 140%। तो अगर पी की वैल्यू आपसे सवाल में पूछी जाती है भाई पी की वैल्यू बताओ, तो पी की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 140%, पी की वैल्यू 140। अब अगली लाइन में क्या कहेगा सवाल, उस पर आते हैं। अब सवाल कह रहा है कि भाई ए से ये आर्टिकल 240 रुपये में किसने खरीद लिया? सी ने। तो मेरे भाई सी ने ये आर्टिकल जो खरीदा सी के लिए उस आर्टिकल का टीपी कितना हुआ? तो आप कहेंगे 240, क्योंकि सी ने तो 240 रुपये में खरीदा, बिल्कुल सही। अगर सी ने मेरे प्यारे बच्चों 240 रुपये में खरीदा है, तो सवाल में कह रहा है क्या, यदि सी एक वस्तु को डी को पी प्रतिशत लाभ पर बेच दे, तो डी के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कहता है इफ सी सेल्स वन ऑफ द आर्टिकल टू डी एट पी परसेंट प्रॉफिट। कहता है अगर सी ने उस आर्टिकल को पी परसेंट प्रॉफिट पे डी को बेच दिया, तो भैया सवाल ये कह रहा है कि भाई सी ने इस आर्टिकल को बेचा डी को कितने परसेंट प्रॉफिट पे? भैया पी परसेंट, पी परसेंट की वैल्यू 140% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो भैया कितना लाभ कमा लिया? आओ निकालते हैं। तो भैया 240 का 140% प्रॉफिट कमाया बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 14 चौको 56 और 14 दूनी 28 और 5 33, 336 रुपए का लाभ लेके सी ने इसे डी को बेच दिया। तो सी ने कितने में सेल किया मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 240 का तो सी ने खरीदा और 336 का इस पे कमाया प्रॉफिट, तो सी ने बेचा 6 4 3 7 3 2 5 576 रुपए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सी ने ये आर्टिकल डी को बेचा 576 रुपए, सी ने ये आर्टिकल डी को बेचा 576 रुपए, सी ने ये आर्टिकल डी को बेचा मेरे प्यारे बच्चों 576 रुपए। एंड माय डियर स्टूडेंट दैट इज योर आंसर। सवाल ने यही पूछा कि डी ने इस आर्टिकल को कितने में खरीदा, तो आंसर होगा 576 रुपए। मैं जानता हूं सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, बहुतों को कम पल्ले पड़ा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जितना पल्ले पड़ा उतना सीखने की कोशिश करिए। जब ये क्लास के बाद आप इसको बार बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, पल्ले पड़ जाएगा। आइए भाई, कह रहा है कि दो आर्टिकल ए और बी
दो वस्तुएं ए तथा बी को क्रम से 10 और 15% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। कहता है दो आर्टिकल ए और बी ने 10% और 15% प्रॉफिट पे बेचा गया। 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 में खरीदा, 1 का लाभ तो 11 में बेचा गया। ठीक है जी। दूसरे केस में कह रहा है कि दूसरे आर्टिकल को 15% प्रॉफिट, 15% होता है 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20, यानी दूसरा आर्टिकल 20 में खरीदा, 3 का लाभ कमाया, बेचा 23 में। अब सवाल में कह रहा है दोनों ही आर्टिकल पे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम है, दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई, दोनों पर लाभ की राशि प्राप्त हुई। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज द सेम, कहता है दोनों ही वस्तुओं पर लाभ की राशि बराबर प्राप्त हुई, दोनों ही वस्तुओं पर लाभ की राशि बराबर प्राप्त हुई। तो यहाँ 3 ही आएगा, तो इसे किससे गुणा करें? 3 से, क्योंकि दोनों जगह मुझे बराबर करना था। इस बार एसपी बराबर नहीं करना था, सीपी बराबर नहीं करना था, बल्कि प्रॉफिट इक्वल करना था। तो यहाँ 3 था, तो यहाँ पे 3 से गुणा करो, तो इधर 3 से क्या, तो भैया इधर भी 3 से। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि इनके जो कोस्ट प्राइस है, अगर मैं उनका रेशियो आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 30 इसका होगा तो इसका होगा 20, मतलब इनके कोस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा, 3:2 होगा, 3:2 होगा। तो मेरे बच्चे जिस भी सवाल में इनके कोस्ट का रेशियो 3:2 आ जाए वही आपका आंसर होगा। देखिए ये 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3 आ जाएगा गलत, क्योंकि मुझे चाहिए 3:2। ये 5:2 ये भी गलत, ये 3:5 ये भी गलत। तो केवल और केवल क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये भी करेंगे कि दोनों जगह आप इसको ऑप्शन से उठाएंगे। ऑप्शन से कैसे उठाएं वही समझाता हूँ। अगर मुझे सवाल को ऑप्शन से करना होता तो मैं ऐसे करता कि भैया देखिए मुझे समझाना इसलिए मुझे डिटेल कराना पड़ रहा है। आप तो समझदार, आपको जरूरत ही नहीं उतना डिटेल जानने की। आप ऑप्शन से खेलेंगे कैसे? आप मुझे कहेंगे कि सर एक काम कर लो भाई, हमें ये पता है। अच्छा, और इतना भी ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो ए का कोस्ट है ए, तो ए पे 10% प्रॉफिट यानी 1/10 का लाभ हुआ। तो बी की कोस्ट है बी पे 15% यानी 3/20 का लाभ हुआ। तो यहाँ से सीधा काट लो, तो ए रखो, बी बटे ले आओ, तो 3/2 रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा कि ए का कोस्ट 3 है तो बी का कोस्ट 2। हाँ जी, मैंने उस सिस्टम से लाने की सवाल को कोशिश की। एक चीज बताओ, क्या ए का ये है और बी का ये है, बी पे प्रॉफिट 15% है और ए पे प्रॉफिट 10%, और कह रहा है दोनों बराबर है। तो वैसे भी मूर्ख से मूर्ख बच्चा जान जाएगा कि बी की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि इस पर रेट ज्यादा है। तो छोटी वैल्यू पे ज्यादा रेट करोगे और यहाँ बड़ी वैल्यू पे कम रेट करोगे तभी तो बराबर आएगा। एक तो ये 10% और 15 में 15 बड़ा है, और बी पे 15, बी भी बड़ा हुआ तो बी बड़े का 15% और बड़ा हो जाएगा। तो हमें देखना था ए छोटा होगा ना, ए बड़ा होगा बी छोटा, तो ये गलत था। उसके बाद ए छोटा होगा बी ना, ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, तो ए बड़ा और बी छोटा, ये भी गलत। ये दोनों ऑप्शन ठीक थे, इन दोनों में हमें चेक करना होता है। ठीक है, कहता जी एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु को 10% हानि, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 में चीज खरीदी, 1 का लॉस तो बेचा 9 में। और दूसरे आर्टिकल को 25% प्रॉफिट, 1/4 का लाभ यानी 4 में खरीदा, 1 का लाभ तो बेचा 5। अब जो लाइन क्या है उस पर फोकस करते हैं। कहता है इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। कहता है पहली वस्तु का कोस्ट दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर। पहले आर्टिकल का कोस्ट और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कहता है दोनों बराबर। अब भैया यहाँ 10 है, 5 है, कैसे बराबर करें? क्योंकि कंडीशन ये थी दोनों बराबर है, तो इसे 2 से गुना करना होगा। आप कहेंगे हाँ जी, अगर यहाँ 2 से करोगे तो इधर भी 2 से करोगे। इसका मतलब पहले आर्टिकल का सीपी 10 है तो लॉस हुआ 1 का, तो बेचा 9 में। दूसरे का सीपी 8 है तो 2 का लाभ हुआ, बेचा 10 में। तो दोनों आर्टिकल कुल मिला के कितने में बेचे? एक पहला 9 में बेचा, दूसरा 10 में बेचा, तो 10 और 9 19 यूनिट में बेचे, और एक्चुअल में बेचे 1710 रुपए में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 में 171 90 रुपए। तो कह रहा है कुल मिला के कितना लाभ या हानि? तो पहले आर्टिकल पे क्या हुआ भाई? 1 यूनिट का लाभ ना लॉस, और दूसरे आर्टिकल पे क्या हुआ? 2 यूनिट का प्रॉफिट। तो क्या हुआ कुल मिला के? उसे तो आप कहेंगे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही? 90 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों से कुल मिला के 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 90 का क्या हुआ मेरे भाई? प्रॉफिट हुआ। पक्का जी? भाई मेरे प्यारे बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है। इसमें खास मजे की बात ये होगी कि पूरे सवाल में ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ हो रहा होगा ना हानि हो रही होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल वुड बी सेम, और बोथ आर्टिकल वुड बी सेम। इसे हिंदी पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, ना लाभ हो रहा होगा ना हानि हो रही होगी ओवरऑल कुल मिला के। दूसरा, दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो रहा होगा। अब हम ये टाइप पढ़ रहे हैं, तो आइए बाबू जरा नजर दौड़ाएं, कुछ हाईलाइट कर देते हैं मुद्दे को। कहते हैं मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 5000 ईच, यानी दोनों ही वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 5000 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, यानी दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पूरे धंधे में ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस, पूरे धंधे में न तो लाभ न हानि होती, न तो लाभ होता और न ही हानि होती, विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। अब आते हैं आगे। कहता जी 2 आर्टिकल, ये पहला ये दूसरा। कह रहा जी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ये एक कंडीशन है। कह रहा पहले आर्टिकल पे हमको प्रॉफिट हुआ है 16 ना, पहले आर्टिकल पे 16 सी 3% का लॉस है, तो 16 सी 3% की फ्रैक्शन 1/6, यानी पहला आर्टिकल मेरे भाई 6 का खरीदा है तो 1 का हुआ है लॉस, तो बेचा कितने में होगा? 5 में। आपने कहा सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई पहले आर्टिकल का जो लॉस है वो 1 यूनिट है, 6 में खरीदा, 1 का लॉस, तो बेचा कितने में? 5 में। लाइन में कह रहा है क्या कि भाई दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो अगर पहले का एसपी 5 है तो इसका मतलब दूसरे का एसपी भी क्या लेना होगा? 5। भी तो रखा नहीं है, और ये जरूर कहा कि दोनों बराबर लेना है, 5 लेना होगा। और मेरे बच्चे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो अगर पहले पे 1 यूनिट का लॉस है तो खुद ही सोच के बताओ दूसरे पे क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर दूसरे पे 1 यूनिट का प्रॉफिट रहा होगा।
क्योंकि तभी तो ऐसी कहानी होगी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, -1 +1 कट जाएगा। तो 5 में बेच के 1 का लाभ कमाया तो फिर खरीदा कितने में होगा? 4 में। भाई 5 में बेच के 1 का लाभ कमाया तो खरीदा कितने में होगा? 4 में। बिल्कुल सही है। तो भैया यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो भैया 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे, तो 100 पे। तो आंसर होगा 25%। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% का उसे लाभ हुआ, 25% का उसे लाभ। हाँ, 25% का मेरे प्यारे बच्चों से लाभ हुआ। समझ पाए या नहीं? करिए जी। जी 5,000 का कोई यूज ही नहीं है। देखिए जी, कहता है एक व्यापारी 8400 मतलब एक व्यापारी रुपए 8400 में बैल की दर से दो बैल बेचता है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में उसे न तो लाभ न हानि होती। ही सोल्ड ऑफ द बुलेट नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग। तो कह रहा जी कहानी समझा दो क्या है? तो बाबू देखिए, एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी पहला आर्टिकल 20% प्रॉफिट यानी 1/5, यानी 5 में खरीदा, 1 का लाभ, तो बेचा कितने में? 6 में। और सवाल में कह रहा है कि जी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो अगर इसका 6 है तो इसका भी 6 ही लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ 1 यूनिट का प्रॉफिट है तो यहाँ 1 यूनिट का लॉस लेना पड़ेगा। हाँ है ना? तो बाबू अब मुझे एक बात बताइए, अगर दूसरा आर्टिकल 6 में बेच रहे हो, 1 का लॉस भी उठाया तो खरीदा कितने में होगा? 7 में। तो भैया 1 का लॉस 7 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 14 से 2 पे 7%। 14 से 2 पे 7%। तो दूसरे आर्टिकल पे 14 से 2 पे 7% का लॉस होगा। भाई बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से समझा रहा हूँ एक-एक लाइन को। करिए जी। कहता जी दोनों आर्टिकल सेम रेट में बेचे, पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि। सवाल पढ़ लिया। कह रहा जी 18.75% का प्रॉफिट हुआ है। तो भैया दो आर्टिकल है, पहला और दूसरा। सवाल में कह रहा है 18.75% का उसे प्रॉफिट हुआ। तो मेरे बच्चों 18.75 0.75 को लिख सकते हो 3/4। फ्रैक्शन याद नहीं है तो करिए कि 18 चौक 72 होती है, 75/4%। परसेंट का मतलब बटे 100, 25 3 75, 25 चौक 100, तो फ्रैक्शन बनी 3/16। अब जरा ध्यान दीजिए, अब बना लेंगे फ्रैक्शन। तो पहले आर्टिकल को अगर आपने 16 में खरीदा तो 3 का कमाया लाभ, तो बेचा कितने में होगा? 19। भाई सवाल में यही कह रहा है कि पहला आर्टिकल उसने 16 में खरीदा, 3 का लाभ, तो बेच कितने में दिया? 19 में। सॉरी। और कह रहा है कि दूसरे आर्टिकल को उसने नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दिया, मतलब दूसरा आर्टिकल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो अगर यहाँ 3 का प्रॉफिट है तो यहाँ 3 का लॉस कमाना होगा। कंडीशन ये भी जरूरी है कि जी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ 19 का प्रॉफिट है तो यहाँ 19 का ना 19 में बेचा तो यहाँ पे भी 19 में बेचा। बिल्कुल सही है सर। और भैया मोरे अब एक बात बताओ, आप खुद ही सोचिए कि 19 में कोई चीज़ बेची, 3 का कमाया लॉस, 19 में चीज़ बेची 3 का कमाया लॉस, तो खरीदी कितने में होगी? सर 19 में बेची 3 का लॉस, तो खरीदी होगी 22 में। तो मेरे बच्चे लॉस परसेंट पूछेगा तो आप कहेंगे जी 3 का लॉस हो रहा है 22 में, तो 100 पे। अब आइए जरा इसको सेट करें। देखिए फ्रैक्शन 1/22 आपको याद है नहीं, तो काटो भाई, 2 11 22 2 50 100, 50 3 150, तो आंसर आया 150 बटे 11%। 11 एकम 11 बचा कितना जी? 4 11 3 33, यानी 13 पॉइंट समथिंग में आंसर, और वो केवल ऑप्शन ए में, केवल ऑप्शन ए में है मेरे बच्चे। ठीक है जी, बहुत ही आसान सवाल है। करिए मेरे बच्चे, थोड़ा फास्ट करें। सवाल में कह रहा है जी पहले आर्टिकल को 58 से 1/3% प्रॉफिट पे बेचता है। 58 से 1/3%, फ्रैक्शन निकालोगे, 3 8 24 और 1 25, 3 5 15 और 2 17, 175 बटे 3, परसेंटेज मतलब बटे 100। ये सब काम आप परसेंटेज में सीख चुके हैं। 25 के 150, 25 7 175, 25 चौक 100, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 7/12। इसका मतलब ये हुआ कि पहला आर्टिकल आपने 12 में खरीदा है तो 7 का आप कमाएंगे प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने में? 19 में। कह रहा जी दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम, पहले पे 7 का प्रॉफिट है तो दूसरे पे 7 का क्या हुआ होगा? लॉस। तो 19 में बेच के 7 का लॉस, तो खरीदा कितने में होगा? 26 में। आप कहेंगे हाँ सर पक्का, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो समझाइए। अब मेरे बच्चों एक बात समझाओ मुझे कि भाई 7 का लॉस है किस पे? 26 में, तो 100 पे कितना? 7 का लॉस है 26 पे, तो 100 पे कितना? करेंगे जी कैलकुलेशन। देखिए जी 1/26 की मैंने फ्रैक्शन नहीं सीखी, तो काटो 2 13 26 2 50 100, तो ये आया सर 350, 7 5 35, 350 बटे 13%। भाग देंगे 13 दूनी 26। अच्छा मुझे चाहिए क्या था? सॉरी। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। माफी चाहता हूँ, मैंने कुछ चोरी पड़ता चला गया, मैं बावला हो गया, मैं तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने में मस्त रह गया। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, सवाल ये था ही नहीं, सवाल बड़ा आसान था। कह रहा कि भाई दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो, तो भाई दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ गया? 14 यूनिट। आप कहेंगे हाँ सर 14 यूनिट आया, और हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना था? 19 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा था हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 722 रुपये। तो भाई 19 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 30 57, 57 बचा कितना? 15, 19 8 152, 1 यूनिट की वैल्यू 38, तो 14 यूनिट की वैल्यू 14 गुना 38, तो 14 8 112 हासिल 11, 14 30 42 और 11 53, तो आंसर आया मेरे प्यारे 532। आंसर आ गया मेरे भाई 532। आंसर आया मेरे भाई 532। आराम से सोच समझ के चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं। भाई हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन होगी सवाल में, बाकी सब सही है।
देखिए इंग्लिश में बहुत साफ सुथरा लिखा, पहले इंग्लिश समझाता हूँ। मैन सेल्स 3 आर्टिकल एक्स वाई जेड 4 रुपीज़ 2520 ईच। कहता है 3 वस्तुएं प्रत्येक 2520 रुपये के भाव से बेचे। लेकिन हिंदी में उतना साफ नहीं लिखा, तो उसकी सफाई करते हैं। आइए, एक तीन वस्तुएं एक्स वाई और जेड को प्रत्येक 2520 रुपये प्रत्येक में बेचता है। भाई यहाँ प्रत्येक लिखे हैं, प्रत्येक प्रत्येक में बेचता है, ये प्रत्येक कर लेना, ठीक है जी। प्रत्येक में बेचता है यानी हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 2520 है, एक एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी। कहता है वस्तु एक्स को इतने परसेंट लॉस पे, वाई को इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है। पूरे लेन देन में न तो उसे लाभ होता है ना हानि होती है। कहता है जी पूरे व्यापार में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। तो वस्तु जेड का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, क्या होगा? लगाइए मेरे भाइयों दिमाग। तो आप कहेंगे सर देखो दिमाग तो बाद की चीज़ है, पहले तो डाटा लिख लेते हैं सर। कहता है जी 3 आर्टिकल है एक्स वाई और जेड। पहले आर्टिकल को सवाल में कह रहा है सर कि हमने 30% लॉस में बेचा है। 30% लॉस यानी 10 में खरीदा, 3 का लॉस, तो बेचा कितने में सर? 7 में। अब कह रहा है जी दूसरे आर्टिकल को 36.36% लॉस में, प्रॉफिट में बेचा। 36.36%, 36.36% लॉस में बेचा। एक बार इस बात को समझो, फिर आगे बात करेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे भाइयों को याद होगा मैंने बताया था कि 1/11 क्या रहता है। मैंने लिखवाया था 9 सही 1/11%। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर आप इसको परसेंटेज ना फ्रैक्शन की जगह वैसे लिखे ना डेसिमल में, तो ये ऐसे लिखना होगा, याद हो तो। यानी 1/11 जो है ये 9.09% है। अब मुझे दिया 36.36%। लिखना था डोडो, लेकिन नहीं लिखा, इतना भी सही। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये इसका कितना गुना है? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कितना गुना है, कितना गुना है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 4 × 36 4 गुना। अगर ये मेरे भाई 4 × 36 4 × 36 4 गुना है, तो इसका भी तो 4 ही गुना नहीं होगा, ये हो जाएगा 4/11। अगर ये 4/11 है और मजे की बात ये कि हमने प्रॉफिट में बेचा, तो भैया 4/11 मार करिए। यानी वाई को अगर हमने 11 में खरीदा है तो 4 का कमाया है लाभ, तो बेचा कितने में है? 15। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल क्या है। अब मेरे बच्चों तीसरे आर्टिकल पे तो हम बाद में जाएंगे, तीसरे आर्टिकल पे तो हम बाद में जाएंगे। पहले हम इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि हर एक का सेलिंग प्राइस सेम करो जी सेम। 15 × 7 भाई होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना होगा इसे 15 से और इसे 7 से। कोई इलाज है नहीं हमारे पास। इसे 15 से, इसे 7 से, इसे 15 से, इसे 7 से। आपने कहा मान ली बात, ठीक है। अब अगर आप ये ध्यान दो तो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 105 है, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 105 है, दूसरे का सेलिंग प्राइस भी 105 और तीसरे का भी सेलिंग प्राइस 105 लेना होगा, क्योंकि तीनों का सेलिंग प्राइस हमने खुद कहा है कि बराबर है। हर एक का सेलिंग प्राइस सेम है, 105 105 105 ले लिया, बिल्कुल सही। अब मेरे बेटे मुझे एक बात बताइए, अगर आप नहीं बच्चे हो तो बताइए पहले पे मुझे कितने का लॉस हो गया? 45 का। दूसरे पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? 28 का। तो मुझे तीसरे पे कितने का प्रॉफिट या लॉस कमाना होगा कि मेरी सेटिंग ठीक हो जाए सवाल में? तो आप कहेंगे पहले में 45 का लॉस कमा चुके हो, दूसरे में कमा चुके हो 28 का प्रॉफिट। तो 45 में 28 घटाएंगे तो अभी भी 13 यूनिट का लॉस है। नहीं 13 का नहीं, 17 यूनिट का। भाई पहले पे 45 का लॉस है, दूसरे पे 28 का प्रॉफिट है, तो कुल मिला के अभी भी 17 का लॉस ही तो हुआ। आप कहा सर अभी भी 17 का लॉस है। तो मेरे बेटे इस 17 के लॉस को कैसे कवर करें? अगर मुझे सब पे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ 17 का प्रॉफिट कमा दूं मैं, हो गया काम। कैसे? देखो ना सर, यहाँ 28 का प्रॉफिट या 17 का प्रॉफिट, तो 28 और 17 कितना हो गया? 45 का प्रॉफिट या 45 का लॉस, जीरो बंद हो गया। और यही तो कहानी थी सर, यही तो कहानी थी सर, यही तो कहानी करनी थी सर कुल मिला के, कि नो प्रॉफिट नो लॉस बैठाना था। आपने कहा बिल्कुल सही है सर। तो भाई एक बात बताओ, 105 में बेचा, 17 का लाभ कमाया, तो 105 में बेच के 17 का प्रॉफिट कमाए बैठे हो, तो खरीदा होगा ना। 15 में 7 गया 8, 9 में से 1 गया 8, तो यानी खरीदा कितने में हो गई? 88 यूनिट। पहले तो मैं कैलकुलेशन की जड़ को समझाना चाह रहा था। अब एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए, ताकि आईक्यू लेवल मुझे यहाँ चेक हो जाए मेरा कि कितने बच्चे मेरी बात सुन पाते हैं। भाई हमें भी तो समझ में आए कि मैं कितने बच्चों को समझा पाया, काबिलियत कितनी है कितनी नहीं, जल्दी से। आज आपके लिए एक सरप्राइज लेके आ रहे हैं, जुड़े रहना क्लास। आइए, अब अगर आप मन बना चुके हैं मेरी बात सामने का, देखिए हम हर लेवल के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन दो का ही आता है। लेकिन मेरा काम क्या है कि एग्जाम से 2-3 कदम ऊपर रहो, कि कभी इंक्रीज करे तो उस लेवल पे हम रहे, है ना। तो मैं जानता हूँ बहुतों को दिक्कत आ रही, बहुत गाली बक रहे हैं, और तुम टीचर को मत बका करोगे, समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत कहना कि तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। तो यानी हमने हर आर्टिकल बेचा 105 यूनिट का, तो 105 यूनिट रिप्रेजेंट करा 2520 को, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बटे 105, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो कह रहा है जेड का सीपी बताओ, तो 88 यूनिट, तो 88 यूनिट की वैल्यू। अब बाबू कैलकुलेशन तो बैठानी पड़ेगी। आइए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25, ना जाने 0, 5 20, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 8 21 84, तो आंसर है 24 × 88। अब मेरे भाई मुझे थोड़ा सा ही बुद्धि दौड़ानी, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। क्या मेरे पास बहुत सारे हथियारों पे कोशिश करते हैं। सबसे पहला हथियार है 832 यूनिट डिजिट 2 आएगा, यानी ये तय हुआ कि जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 नहीं है वो मेरा आंसर नहीं होगा। इसका 2 नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, इसका 2 नहीं है, मेरा आंसर नहीं होगा, इन दोनों में 2 है, मेरा आंसर होगा। अगला हथियार सर, अगला हथियार है सर डिजिटल सम। देखो 4 और 2 6, 8 और 8 16, 16 का 7 आया, तो डिजिटल सम 7 6 42, 42 का 4 2 6 आया, तो डिजिटल सम आया सर 6। अगर डिजिटल सम 6 आया तो यहाँ देखते हैं भाई 2 और 2 4, 4 3 7 और दोनों, इसका तो डिजिटल सम ही 0 आ रहा है। यहाँ 2 और 2 4 और 2 6, केवल ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है ना।
ये मेरा आंसर। अदरवाइज आप 24 गुना 88 गुना कर लीजिए। गुना करना भी कोई बहुत प्रॉब्लम खाई चीज़ नहीं है। 24 गुना 88 मत करिए, 24 गुना 8 गुना 11 कर लीजिए, वर्बली करना है तो। 8 चौक 32 आया, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 है। अब 11 से करना आसान है। 11 के लिए 2, 9 और 2 11, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2। अब मैं आपकी कैलकुलेशन की क्लासेस भी रोज डालनी शुरू करूँगा। चलिए, कहता है अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। कहते हैं दोनों ने 10,000 रुपए में चीजें खरीदी, ए और बी 2 आर्टिकल। पहले में 15% लाभ है तो मैंने 20 में खरीदा, 3 का लाभ बेचा कितने में 23 में। कह रहा जी दोनों का एसपी सेम है तो सेम कर दो। नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो यहाँ 3 का प्रॉफिट है तो यहाँ 3 का लॉस करो। तो 23 में बेचा, 3 का लॉस, तो खरीदा कितने में होगा 26 में। तो सवाल में कह रहा है इस पूरे सौदे में से कोई लाभ या हानि नहीं हुई, वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो ये बताओ भैया अनिल ने कुल मिला के 10,000 रुपए के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। एक मिनट, उसने वस्तु ए को 15 लाख पर बेचा, वस्तु बी को 10 हानि। नहीं, ये सवाल दूसरी टाइप का, क्योंकि यहाँ ये नहीं दे रखा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अनिल बोट टू आर्टिकल ए एंड बी एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 10,000. He sold the article A at a 15% profit and article B at 10% loss. In the whole deal, he made no profit or no loss. Find the selling price of the article A. नहीं, ये टाइप ही डिफरेंट हो गया यहाँ। ठीक है, ये सही है, इसे करें। मेरे भाइयों सिर्फ 30 सेकंड आपका समय लेंगे। गोपाल सर आए हुए हैं, आप जानते हैं इनको। कितने बच्चे गोपाल सर को जानते हैं, एक बार यस सर लिखें। हाउ मेनी ऑफ यू नोन अबाउट गोपाल वर्मा सर? अरे वाह, सारे बच्चे जानते हैं, नाइस। तो गोपाल सर का एक प्रैक्टिस बैच आ रहा है, ये लाइव बैच है और अभी स्टार्ट हुआ था। मैंने सर को कहा कि जो मेरे बैच के स्टूडेंट है उनको भी जाके आप इस चीज़ के बारे में बताइए। तो सर 30 सेकंड में आपको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें, फिर आगे में। सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक हम प्रैक्टिस बैच जो है वो शुरू कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस बैच की खास बात ये है कि इस प्रैक्टिस बैच के अंदर आप सभी को मिलते हैं प्रीवियस ईयर के जो बहुत बेहतरीन सवाल हैं, जिसमें हम लोगों ने सीडीएस, एनडीए, सीजीएल और उसके अलावा सीपीओ के जो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, उसके कलेक्शन को हम लोगों ने इस प्रैक्टिस बैच में आप सभी के लिए शामिल किया है। इसके अंदर अपडेटेड कंटेंट भी हमने शामिल किया है, यानी कि जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पता है वो करो मेरे भाई, सवाल करिए। आइए मेरे भाई, कहते हैं व्यक्ति ने दोनों वस्तुओं को 6630 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को 27.5% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में उसे न तो लाभ हो न ही हानि हो। दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई 27.5 यानी 27.5% की फ्रैक्शन निकाल दो सबसे पहले। तो 27 दूनी 54 और 55/2%, परसेंट का बटे 100, 5 11 55, 5 20 100, 11/40। मतलब मेरे बच्चों पहला जो आर्टिकल है, अगर हमने 40 में खरीदा है, 11 का लाभ कमाया है ना, तो बेचा कितने में 51। अब कह रहा है जी दोनों ही आर्टिकल को हमने 6630 रुपए प्रत्येक में बेचता है, तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 51 ही रखना होगा। यहाँ 11 का प्रॉफिट है भैया, तो यहाँ 11 का लॉस रखना होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो भैया अब बताओ कहानी क्या होगी दूसरे की? तो आप कहेंगे 51 में बेचा, 11 का लॉस है, तो खरीदा कितने में होगा? 1 और 1 2 5 और 1 6, 62 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा मेरे भाई? 62 में खरीदा होगा। अगर मेरे बच्चों आप इतनी बात समझ गए हैं तो देखिए आगे आइए। 40 और 62 के बीच का डिफरेंस पूछ दो, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 22 यूनिट का डिफरेंस आएगा। हाँ जी, और हर आर्टिकल कितने का बिका है सर? 51 यूनिट का। तो मेरे पेरेंट 51 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6630 का, 30 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 51। तो पूछा क्या 22 यूनिट, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये मेरा आंसर होगा। अब आप इसे काटेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 17 51 काटो पहले, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है ना, 3 एकम 3 22 होता है। 17 से काटोगे 17 एकम 17, कितना बचा? 5 17 51, 130 गुना 22 कर देना, तो 2 3 6 0 6 आना चाहिए। तो देखो इन दोनों को गुना करोगे तो तय है कि आखिरी में 0 आएगा और फिर 3 दूनी 6 आएगा। तो अगर मैं नजरें सीधी सीधी भी दौड़ाऊं तो मुझे पता है कि ये दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे। बी तो वैसे ही नहीं होना था क्योंकि लास्ट डिजिट 0 होना था, ये इसलिए नहीं क्योंकि 0 का 6 आना था। अब बाबू दोनों में से कौन सा सही है, इसके लिए देखिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। या तो गुना कर लो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 2860, या फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप चले जाओ डिजिटल सम के थ्रू, मर्जी। हाँ जी, ये मेरे भाई दूसरी टाइप आ गई। और इस टाइप को, हाँ ये वाला सवाल भी जो था ये दूसरी टाइप के, ये अभी नहीं करने हैं, ये बाद में मैंने कराने हैं। ये भी डिफरेंट टाइप आ गई मेरे बच्चों, ये भी डिफरेंट टाइप। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कुल मिला के ये टाइप पूरी तरह खत्म हुई और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। ये टाइप में पूरी तरीके से आपकी खत्म हो गई। ठीक है जी, अब हम